धन्यवाद तुलका जी। कारदिलिये में उपस्थित आप सभी का अभिवादन, आदाब। विशेष तौर पर मेरे बहुत ही प्रिय और प्रिय कवि पवन करण जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक किताब पर मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, ग्वालियर मेरे लिए अपरिचित नहीं है और ग्वालियर में बार बार आना चाहता हूं, क्योंकि मेरी निर्मिति में इस शहर का, ग्वालियर का बहुत योगदान है। दरअसल होता क्या है कि किसी कस्बे या शहर में जब हम रहते हैं तो उसको हम पूरा जान नहीं पाते। ये विडंबना कहिए या आज की ज़िंदगी को कहिए, उस शहर को, कस्बे को जानना कमतर होता जा रहा है। मगर वो शहर, वो कस्बा आपके मन और मस्तिष्क में एक स्थान बना लेता है, कोना अर्जित कर लेता है और वो हमेशा उपस्थित रहता है। पवन जी जिस सेवा में थे उससे मुक्त हुए हैं और इस लिहाज से भी उनका जो आगे का जीवन है, मैं समझता हूँ वो और सक्रिय होगा। और ख़ासकर इस तरह के आयोजन, जिसको हम भारत संवाद कहते हैं, ये एक अपने आप में अनूठा आयोजन इस रूप में है कि और किसी शहर में इस तरह का आयोजन, इसको मैं आत्मीय आयोजन कहूँ, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पवन जी ने ये संभव किया है, उनकी परिकल्पना है और वे काम करते रहते हैं, तो इसलिए उनका बहुत आभार और धन्यवाद। मित्रों, ये दो तस्वीरें आपके सामने लगी हुई हैं। एक किताब का मुख्य पृष्ठ है और एक एलिसन बुश की तस्वीर है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ऐसी तस्वीर जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ 50 साल का रहा। 1969 में जिसका जन्म हुआ और ठीक 19 अक्टूबर 2019 में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। जब हिंदी साहित्य को और हिंदी की दुनिया को या हिंदी के पब्लिक स्पीयर को उनको बहुत ज़रूरत थी, तब वो इस दुनिया से चली गई। अमूमन होता ये है कि हमारे पास जो किताब है और इस किताब को ख़रीदने के लिए कहने वाले पवन करण जी जब इलाहाबाद इस बीच गए थे तो उन्होंने कहा, वाणी प्रकाशन में हम लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा ये किताब आप ज़रूर ले लीजिए। हालांकि मेरा जो विषय है वो आधुनिक काव्य, आधुनिक कविता पर मेरा काम है और मेरी रुचि भी है। मगर कई सौ साल पहले के एक दौर पर लिखी गई किताब के बारे में जब इन्होंने कहा कि ये किताब बहुत ही शानदार है, मैंने ख़रीदी है, आप लीजिए। वो किताब मेरे पास आ गई और बहुत दिन रखी रही और ये समझिए कि ये किताब हाल ही में आई है, फरवरी 2025 में ये प्रकाशित हुई है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस किताब को। तो मैंने इसको देखना शुरू किया और जब देखना शुरू किया, चूँकि मैं उस दुनिया से आता हूँ, उस क्षेत्र से आता हूँ जिसको हम रिसर्च की दुनिया कहते हैं या शोध की दुनिया कहते हैं। हम शोध कराते हैं और बहुत सारे लोग हमारे अंडर में रिसर्च करते हैं और जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके साथ लोग रिसर्च करते हैं अलग अलग विषयों पर। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये किताब जो आपके सामने है और इस किताब को उन्होंने अपने माता पिता को समर्पित किया है। ये किताब अपने आप में एक मानक है, एक मानदंड है इस रूप में कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए और रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बात करते हैं और 6 महीने का एक कोर्स चलाते हैं नए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। मगर सही मायने में रिसर्च है क्या और वो होना कैसे चाहिए, सिर्फ अगर ये किताब आपके पास है तो इस किताब को देख करके आप समझ सकते हैं
कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या है और क्या आप चाहते हैं और किस तरह से काम होना चाहिए। यानी इसकी प्रस्तावना और इसका उपसंहार, दो चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो उससे इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का पता चल जाता है कि वो क्या है। यानी एक गंभीर अध्येता के रूप में इन्वॉल्व होना किसी विषय को लेकर, ये पश्चिमी जगत में पहले भी रहा है और अभी भी बहुत सारे युवा साथी हैं जो काम कर रहे हैं। एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के रिसर्च और जो बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि रिसर्च कैसे करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, इसकी दृष्टि बहुत उनकी साफ होती है। हमारे यहाँ इस तरह की अभी दिखते हैं। दूसरी बात ये है कि क्षेत्र के चुनाव की बात, कि आप रिसर्च के लिए चुनते क्या हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अमूमन ये हो रहा है, उपसंहार में उन्होंने इसकी बात की है कि अध्ययन की वर्तमानतावाद पर जोर है जो, यानी रिसर्च और अध्ययन का मतलब है कि वर्तमान में जो विषय उपलब्ध हैं आसानी के साथ, उन पर हमें रिसर्च कर लेनी चाहिए। हमें विमर्शों पर कर लेना चाहिए, हमें किसी उपन्यासकार कहानीकार पर कर लेना चाहिए, या हिंदी के हमारे कोई उपन्यासकार हैं जो सोशल मीडिया में लिस्ट ही डाल देते हैं कि मेरे ऊपर 70 PhD हो चुकी है। ये हिंदी की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की हिंदी की दुनिया है और रिसर्च का ये, यानी पृष्ठपेषण, लगातार उन्हीं चीज़ों को दोहराना, और अगर कोई दूर का रिसर्च है तो उससे बहुत कुछ ले लेना बगैर किसी डिक्लेरेशन के, बगैर किसी उसका थैंक्स कहे हुए, उसको धन्यवाद कहे हुए उसको ग्रहण कर लेना। ये प्रवृत्तियाँ आम प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे यहाँ रिसर्च में। ये जो किताब आपके सामने है, दरअसल ये किताब 15 साल में तैयार हुई है और दलपत राज पुरोहित जो इस किताब की भूमिका जिन्होंने लिखी है, और इस समय वो भी बाहर हैं और काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। दलपत राज पुरोहित मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और JNU से उन्होंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है। उनके अध्ययन का क्षेत्र मध्यकाल है और उनकी एक पुस्तक हाल ही में आई है, सुंदर के स्वप्न नाम से। ये 2022 में आई है किताब और अभी चर्चा में किताब है। सुंदर के स्वप्न, सुंदरदास जो माना जाता है कि संत कवियों में, भक्त कवियों में बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और वो एकमात्र ऐसे कवि हैं मध्यकाल के जो बाकायदा बनारस जाते हैं और बनारस जाकर संस्कृत सीखते हैं, और संस्कृत ग्रंथों को सीखने के बाद, यानी सबसे पढ़े लिखे। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मछ कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर वहाँ से आते हैं। और हमारे ज़्यादातर संत कवि इस बात को कहते हैं, अपने बारे में बहुत कम कहते हैं, आत्मप्रचार नहीं करते। उनके बारे में ये कठिनाई एलिसन जी ने बताई है कि किस तरह से मध्यकाल का जो कवि है वो अपने बारे में कम से कम बोलने वाला है, अपने बारे में कहने वाला है, यानी आत्म को घोषित ना करना, हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, इससे विरत होकर के कविता को करना। दलपत राज पुरोहित ने इसकी भूमिका लिखी और जो स्वप्न सुंदर के थे, वो हर एक मध्यकाल के कवि के पास एक स्वप्न मौजूद है, एक ख्वाब है, एक सपना है। और आज जब हमने सपने और ख्वाब देखने बंद कर दिए हैं, लगभग बंद कर दिए हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे पास अब वो नींद रही, उस तरह की नींद नहीं रही कि हम सपने देख सकें, सपने छोटे या बड़े। और अवतार सिंह पाश ने कहा भी है कि जो पंजाबी के कवि हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प कर, घर से निकलकर दफ्तर जाना और दफ्तर से घर आना। तो ये जो स्वप्न किसी के भी छोटे और बड़े हो सकते हैं, वो एक समाज का छोटा स्वप्न हो सकता है, एक बड़े भारत का स्वप्न हो सकता है। आइडिया ऑफ इंडिया की बात इस समय बहुत हो रही है और भारत संकल्पना की बात बहुत हो रही है कि नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, भगत सिंह का क्या है, या सुभाष चंद्र बोस का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है।
इस भारत संकल्पना के पहले अगर मध्यकाल में आप जाते हैं तो वहाँ भी एक स्वप्न दिखता है, वहाँ भी रैदास दिखते हैं, और रैदास का बेगमपुर दिखता है, या कबीर का अमरदेसवा दिखता है, या तुलसी के यहाँ राम राज्य दिखता है। और कबीर, रैदास और तुलसी तीनों बनारस में बैठे हैं और बनारस में अपने अपने स्वप्न बुन रहे हैं। अगर वो राम राज्य में निज निज धर्म का पालन करते हुए एक व्यवस्था को प्रस्तावित करते हैं तुलसीदास, तो रैदास का बेगमपुर ये कहता है कि मेरे बेगमपुर में कोई भी दोयम नहीं होगा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न। भूख सबसे पहले है रैदास के यहाँ, और जब भूख केंद्र में है तो हम ये देख सकते हैं कि आज भी वो भूख किस कदर है। और मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ आधुनिक साहित्य को नहीं, मध्यकाल को भी देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि दो शब्दों को लेकर के आप किसी भी साहित्य में प्रवेश करेंगे, अनिवार्य रूप से अगर वो रचनाकार उन चीज़ों को देख समझ रहा है तो अनिवार्य रूप से वो चीज़ें मिलेंगी। एक भूख और एक कर्ज, और भूख और कर्ज ये ऐसे कीवर्ड हैं जो बीज शब्द हैं जिसके माध्यम से आप अपने समय को, अपने समकाल को परिभाषित कर सकते हैं और सत्ता संरचना को भी डिकोड कर सकते हैं इनके माध्यम से कि सत्ताएं कर क्या रही हैं उस भूख को और उसको लेकर। मैं समझता हूँ कि केशव दास जिन पर ये पुस्तक है, जो आधार हैं, जो इपी सेंटर हैं इस पुस्तक के, जो केंद्रक हैं, और उस केंद्रक के आसपास जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त की बातचीत हमें करनी है। और मैं समझता हूँ उसके माध्यम से एक बड़ा कैनवास चुनती हैं। केशव दास तो एक बहाना है, जैसे कहा गया कि राधा कन्हाई तो सुमरन को बहानो हैं, लगभग एलिसन के लिए केशव दास भी एक माध्यम है, एक बहाना है जिसके माध्यम से वो बहुत सारी बातें करना चाहती हैं। वो पहली बात तो ये करना चाहती हैं कि रीत काल के साथ सलूक क्या हुआ है हिंदी आलोचना का। हिंदी आलोचना ने रीत काल को या रीत साहित्य को या उस साहित्य को जो 200 साल का साहित्य है उसको कैसे देखा है, और उसको देखने के लिए सबसे पहला जो प्रस्तावना में अपनी बात करती हैं, उस प्रस्तावना में ये निहित है कि रीत काल हमारे जो इतिहास लिखे गए वो जो इतिहास दृष्टि रही हमारी औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि रही, और उस इतिहास दृष्टि के लिए वो सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करती है। वो सबसे पहले गारसा दातासी को लाती हैं, इसके बाद वो शिव सिंह सरोज के इतिहास की बात करती हैं, इसके बाद वो ग्रियर्सन के इतिहास को बात करते हैं। ग्रियर्सन पहले औपनिवेशिक ऐसे इतिहासकार हैं जो हिंदी साहित्य को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रदान करते हैं। उनकी बहुत बात हम करते हैं। अमूमन हमारे पाठ्यक्रमों की जो सीमाएं हैं और हम 5 यूनिट में सिमट गए जो आचार्य हैं वो 5 यूनिट हैं, और उसी 5 यूनिट में क्या आएगा और क्या नहीं रहेगा ये भी सत्ता का विमर्श है। ये किसी प्राध्यापक का, किसी प्रोफेसर का, विद्यार्थी का या उसके अभिभावकों का मसला नहीं है। ये मसला सत्ता तय करती है कि पाठ्यक्रम में कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। इसलिए वो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर आती हैं एलिसन, और ये बुनियादी सवाल ये है कि हमारा इतिहास लिखा कैसे गया और लिखा किसने, और तीसरी बात कि किसके प्रभाव में लिखा। ये प्रभाव जब वो देखती हैं तो 2 चीज़ों को वो पॉइंट आउट करती हैं, चिन्हित करती हैं। पहली है वो औपनिवेशिक मानस जो अंग्रेज़ों के आने के साथ हमारे यहाँ बनता है। इतिहास की उस तरह की कोई पद्धति हमारे यहाँ मौजूद नहीं थी जो पश्चिम में थी या वो लेके आते। दूसरी बात ये नोटिस करती हैं वो कि औपनिवेशिक मानस के साथ साथ दूसरी बात वो कहती हैं कि जो राष्ट्रवादी हमारा आंदोलन था, जो लोग थे, जो अगुवाकार थे, उनकी समझ कैसे काम करती थी और कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो कर के
और एक इतिहास हिंदी साहित्य का या किसी का भी इतिहास तैयार होने में संलग्न होते हैं, साथ होते हैं। इस तरह से हम देखें कि ये इतिहास लेखन जो है, ये फ्रेमवर्क हमें ग्रियर्सन के यहाँ मिल जाता है और वो 17-18 कालखंड निर्धारित करते हैं। उन कालखंडों में 3 जो कालखंड हैं उनके, वो रीत काल से संबंधित हैं और रीत काल को वो उसमें व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने आने के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं और सब प्रबुद्ध लोग हैं कि जब पूंजीवाद आता है तो लगभग 50 साल की योजना बना करके किसी भी उपनिवेश में, किसी भी देश में जाता है। ये आज की भी हकीकत है। वो 2-4-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं नहीं होती हैं, लगभग 50 साल। अंग्रेज़ इसी तरह से यहाँ आए और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम आपको आधुनिक बनाने आए, मॉडर्न बनाने आए। और मॉडर्न बनाने का मतलब यही था कि जब मॉडर्निटी और मॉडर्निज़्म, आधुनिकता और आधुनिकतावाद, ये 3 शब्द हमको मिलते हैं और इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं और उस मिल भी जाते हैं। इसी के संग मैं अपने समकाल को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि 1990 के बाद जो वित्तीय पूंजीवाद आया और जिसके लिए दरवाजे खोले गए, वो भी लगभग 50 साल की योजना के साथ आया है हमारे बीच में। और जो अंग्रेज़ आए थे 16वीं सदी में व्यापार के माध्यम से जहांगीर के दरबार में, वो मुग़ल काल ही था और उस दौर में उन्होंने कुछ बिजनेस की इजाज़त मानी थी और वो उनको मिल गई थी कि आप व्यापार कर सकते हैं। मगर उन्होंने कहना शुरू किया कि आप पिछड़े हैं, आपको आधुनिक होना है और इस आधुनिकता को भारतीय राष्ट्रवादियों ने स्वीकार कर लिया। यानी उसके ट्रैप में आ गए और अंग्रेज़ों ने एक तरह से आपके चित्त को बदल दिया, जिसको चित्त विजय शब्द से परिभाषित किया जाता है। और वो चित्त विजय होने के बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में या हिंदी साहित्य के जो अगुआकार थे, जिनका नाम अभी आपको मैं लूँगा, उन्होंने एक राष्ट्रवादी परियोजना क्रिएट की कि हमको होना कैसा है। मैथिली शरण गुप्त कह गए थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो जो होना था, उस होने में इन राष्ट्रवादियों ने परिकल्पना की कि हमारा साहित्य ऐसा होना चाहिए, हमारे विषय ये होना चाहिए, हमारी विधाएं ये होना चाहिए, यानी हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए साहित्य। और इसी कसौटी पर कसकर उन्होंने रीत काल को लगभग अश्लील, दरबारी, चाटुकारितापूर्ण और उस पूरे 200 साल को उन्होंने ये टैगिंग कर दी कि ये इस तरह का साहित्य। तो ये चिंता सबसे पहले एलिसन बुश अपनी प्रस्तावना में करती हैं कि आखिर क्या बात है कि कोई भी हिंदी का विद्यार्थी मध्यकाल में और मध्यकाल में भी उत्तर मध्यकाल में नहीं जाना चाहता, रीत काल में नहीं, वो पूर्व मध्यकाल में जाना चाहता है। आचार्य शुक्ल जब बनारस पहुंचते हैं, और आप सबको ही मालूम है, सिर्फ मैं दोहरा देता हूं कि वो मिर्ज़ापुर में थे और मिर्ज़ापुर में ड्राइंग के टीचर थे, 12वीं पास थे और पेंटिंग सिखाते थे बच्चों को। मगर जब मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी बनाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो श्याम सुंदर दास के रहते हुए आचार्य शुक्ल को वो लाना चाहते थे। और लाने के क्रम में जब बातचीत हुई कि इनको लेना है, श्याम सुंदर दास उनको नहीं लेना चाहते थे। वो साफ इनकार कर रहे थे कि विश्वविद्यालय के विभाग में एक इंटर पास व्यक्ति क्या करे। मगर मदन मोहन मालवीय ने वीटो लगाया और वीटो लगा करके वो वहाँ आचार्य के रूप में आ गए। वहाँ आने के बाद आप देखते हैं कि श्याम सुंदर दास की वजह से इस पुस्तक में 2 संस्थानों की बड़ी भूमिका है और उसकी चर्चा दलपत राजपुरोहित ने भी की है। और उसकी चर्चा एक और बड़ी स्कॉलर हैं जिन्होंने हिंदी का सार्वजनिक वृत्त या हिंदी का पब्लिक स्पीयर नाम से जो किताब लिखी है, फ्रांचेस्का आर्सिनी, ये दोनों लोग इसका जिक्र करते हैं। दलपत राजपुरोहित कहते हैं कि एक युवा विदेशी छात्र जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में गया था
उसने आकर के मुझे दिल्ली में 2008 में बताया कि एलिसन बुश मुझे हिंदी साहित्य सम्मेलन की लाइब्रेरी में मिली। और इसके बाद फिर वो बातचीत होती है और दलपत राजपुरोहित किस तरह से एलिसन से जुड़ते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो उनके लिए एक लेक्चररशिप के लिए इनविटेशन भेजती हैं। एक परियोजना में काम कर रही हैं जो हिंदी और उर्दू की परियोजना है, और उनको वो आमंत्रित करती हैं जहां वो रहते हैं, जहां 10 साल एलिसन बुश के साथ काम करते हैं दलपत राजपुरोहित, और एक बहुत महत्वपूर्ण वो अनुवाद करते हैं और उसमें संलग्न रहते हैं। दूसरा रेफरेंस फ्रांचेस्का देती हैं कि एलिसन बुश मुझे पहली बार बनारस में मिली, और बहुत भावुक होकर के लिखती हैं कि एक विदेशी महिला जो सुंदर सी साड़ी पहने हुए है और बिंदी लगाए है और दमकती और चमकती हुई, उत्साह से भरी हुई नागरी प्रचारणी सभा में उन फाइलों को देख रही है जो रीत काल की फाइलें हैं, जो पांडुलिपियाँ हैं। यानी फ्रांचेस्का ने इसकी जो अंग्रेजी में किताब आई थी दरअसल पोएट्री ऑफ कोर्ट्स, उसकी भूमिका फ्रांचेस्का और सैनी ने लिखी है, और वो भूमिका भी अनुवाद के रूप में इसमें दी हुई है। इसके जो अनुवादक हैं रियाजुल हक, वो भी बाहर विदेश में काम कर रहे हैं, और कुछ हिंदी और उर्दू विषयों को लेकर के, जो अरुंधति राय के और आनंद तेल तुंबड़े के एक आधिकारिक अनुवादक हैं। ज़्यादातर कृतियाँ उन्होंने अनुवादित की। तो इस तरह से ये पुस्तक की जो पूरी भूमिका है, जो 15 वर्ष का पूरा काम करने का एक जज्बा है एलिसन का, वो इसमें दिखाई देता है। और इस किताब को देखने के पहले अगर नज़र डालें आप कि रीत काल पर काम किन लोगों ने किया है, वो कैसा काम है, वो विजयपाल सिंह हो या किशोरी लाल हो या डॉक्टर नगेंद्र हो या अन्य हो, यानी स्वतंत्र रूप से काम करना, रीत साहित्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है, या हिंदी साहित्य के इतिहासों को उठाकर देखिए और उन इतिहासों में जो रीत काल का कालखंड है उसके बारे में उन टिप्पणियों को पढ़िए। और आचार्य शुक्ल जिस तरह से अपने हिंदी साहित्य, हम कहते हैं कि आचार्य शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास है, और उसको हम विद्यार्थियों को भी बताते हैं। और जब भी आचार्य शुक्ल के अंतर विरोधों पर बात होती है, तब हिंदी समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनके पक्ष में खड़ा होकर के आपके विरोध में बोलने लगता है। ये हिंदी की स्थिति में बता रहा। जैसे इस्लाम को लेकर के उनकी जो धारणा है कि पूरा भक्तिकाल इसलिए पैदा हुआ हमारे देश में, हिंदुस्तान में, क्योंकि इस्लाम आया और इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन या पोएट्री आई। ये उनकी थीसिस है और वो कहते हैं, और उसको लेकर के उन अपने तर्क गढ़ते हैं। जबकि हम कहते हैं कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 दीप नौखंड। हम तो ये मानते हैं कि भक्ति नैनार और आलवार संतों के माध्यम से दक्षिण में पैदा हुई और बाद में उत्तर में आई। और इसके बारे में जो क्रांतिकारिता दक्षिण भारत में हमें मिलती है, उस क्रांतिकारिता के बारे में, उस आंदोलन के बारे में मुक्तिबोध स्वयं कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो क्रांतिकारिता थी, उस आंदोलन में जो बदलाव की भूमिका समाज में लाई, उत्तर भारत में उसके नख और दंत उखाड़ फेंक दिए गए। और ये भक्तिकाल पर एकमात्र निबंध है मुक्तिबोध का जिसको वो चिन्हित करते हैं। रामचंद्र शुक्ल एक तो इस्लाम के आने को लेकर के एक ऐसी बात कहते हैं जो प्रामाणिक नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसको इतिहासकार के हवाले से मैं कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम 6वीं 7वीं सदी में आ चुका था और वो केरल व्यापार के रास्ते आया था और वो अंदरूनी हिस्सों में फैल रहा था व्यापार के माध्यम से। इसलिए इस्लाम के आने पर अगर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी तो वो दक्षिण में उस तरह से क्यों नहीं हुई, वो उत्तर में क्यों। तो ये धारणा बहुत विवादित धारणा है और इस धारणा को आप सब जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी
स्वयं कहते हैं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो हमारे यहाँ का 12 आना हिंदी साहित्य वैसा ही होता या भक्ति काल वैसा ही होता जैसा है। 4 आने को वो एक प्रभाव के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये सही है कि साहित्य में या कला की दुनिया में प्रभाव ग्रहण करना और प्रभाव छोड़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये होती है, ये सहज रूप में होती है। क्योंकि हम अगर हिंदी के कवियों को देखें तो हिंदी के कवियों में आप देखिए कि त्रिलोचन कहते हैं कि भाषा बाबा मैंने तुमसे सीखी। त्रिलोचन की पंक्ति। त्रिलोचन जो उर्दू, फारसी, हिंदी अनेक भाषाएं जानते थे और वो तुलसी को बाबा कह रहे हैं, एक रिश्ता कायम कर रहे हैं और उससे भाषा सीखने की बात कर रहे हैं। या आप निराला के यहाँ जब आएंगे तो निराला रैदास के लिए कहते हैं कि हे महाकवि, मैं तुम्हारे चरण छूकर तुम्हारा अभिवादन करता हूँ। रैदास आप जानते हैं कि निराला कानकुब्ज ब्राह्मण थे और कानकुब्ज तो बहुत ऊंचा होता है और रैदास तो एक दलित समाज से आते थे। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं कि अपनी काव्य परंपरा में ओरछा में केशवदास जो पहला अध्याय है दरअसल इस पुस्तक का, वो इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि केशवदास अपनी ही हिंदुस्तानी, भले वो दूसरी भाषा हो, संस्कृत हो, अपनी काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं, रचनाकार। एक बात तो एलिसन ये कहती हैं और किस तरह से वो संस्कृत से संवाद करते हुए संस्कृत की उस काव्य प्रणाली से अलग रास्ता चुनते हैं और ये क्रांतिकारी रास्ता है। और इस रास्ते की तरफ किसी भी हिंदी साहित्य की आलोचना ने या किसी भी अध्येता ने इस तरफ चिन्हित नहीं किया है। ये बिल्कुल नहीं चिन्हित किया। ये बड़ी चूक है कि आपने उस औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परियोजना परिकल्पना के तहत आपने मान लिया कि 200 साल सिर्फ दरबारी संस्कृति में नायिका भेद हुआ है, नक्शक हुआ है और वो अश्लील साहित्य है। अगर स्थापत्य में जाएंगे तो वो आपको अश्लील नहीं दिखता है, वो आर्ट है, वो आर्ट के रूप में आप खजुराहो को देखते हैं। मगर साहित्य में जब पाठ्यक्रमों में लाने की बात की जाती है तो पाठ्यक्रमों को किस तरह से अनुकूलित किया जाता है इसको समझने की ज़रूरत है। फिर वो ओरछा की बात करते हैं और ओरछा की निर्मित पर जाते हैं, उस भूगोल पर जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी साहित्य अपनी समकाल से मुठभेड़ करता हुआ लिखा जाता है और ये साहित्य का अनिवार्य तत्व है कि जो साहित्य अपने समकाल से मुठभेड़ नहीं करता वो साहित्य उतना सराहा नहीं जाता है, अनिवार्य रूप से उसको मुठभेड़ करनी पड़ेगी। और ये काम केशवदास आके कर रहे थे। मैं कह देना चाहता हूँ कि इस भूगोल में ग्वालियर और ओरछा की बहुत बड़ी भूमिका है, जिस भूगोल में हम बैठ कर के बात कर रहे हैं, और तोमर राजवंश की बड़ी भूमिका है। दिल्ली में जब 15वीं शताब्दी में बिखराव पैदा होता है तो जो केशवदास के पूर्वज दिल्ली हुआ करते थे वो ग्वालियर आ जाते हैं। ग्वालियर में तोमर राजघराने में वो पंडित राज की उपाधि प्राप्त करते हैं। उनके पूर्वज जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, षट दर्शन के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं और बड़ा सम्मान है केशवदास के परिवारीजनों का और उनका। और जब ग्वालियर डिस्टर्ब होता है और किसी तरह से, क्योंकि बड़ी जगह थी ग्वालियर, राजवंश बड़ा था, तो मुग़लों से जब धीरे धीरे वो आक्षेपित होता है तो फिर इनका परिवार ग्वालियर से निकलकर ओरछा पहुंचता है। ओरछा जब इनके पिता जाते हैं या पिता के पिता जाते हैं, जो ओरछा में रुद्र प्रताप नाम के राजा थे, जो अपने राज्य को किसी तरह से व्यवस्थित कर रहे थे और इसके साथ साथ ये भी देख रहे थे कि मुग़लों से हमारे रिश्ते कैसे बने, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में राजस्थान से मुग़लों के रिश्ते बनने शुरू हो गए थे अकबर के समय।
तो ओरछा भी ये चाहता था कि जिस तरह से मेवाड़ है, बूंदी है, अलवर है या दूसरे राज्य हैं जो मनसबदार हैं उनके, उसी तरह से ओरछा को भी ये स्थान मिलना चाहिए। रुद्र प्रताप के कनिष्ठ पुत्र जो इंद्रजीत हैं, जब वो ओरछा की गद्दी पर बैठते हैं तो केशवदास उनके दरबार में पहुंचते हैं। और आप जानते हैं तो केशवदास की छात्रा शिष्या और इंद्रजीत के दरबार की नर्तकी राय प्रवीण। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि शीर्षक से ये बिल्कुल ना समझा जाए कि इस किताब में राय प्रवीण की बहुत विस्तार से चर्चा, वो चर्चा नहीं करते। बहुत थोड़े बहुत रेफरेंस आते हैं और उसी संदर्भ में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक पारिस्थितिकी को समझे बगैर उसके साहित्य को आप नहीं समझ सकते। और ये भूल राजस्थान के संदर्भ में हो चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी होती है और उस पारिस्थितिकी में ही उस साहित्य को रखकर देखा जाना चाहिए। और ये काम हम राजस्थान के संदर्भ में देख चुके हैं कि कर्नल टाड जो अंग्रेज थे और अंग्रेज़ों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनको जिम्मेदारियां सौंपी थीं और उनको राजस्थान भेजा था कि भाई आप देखिए सूखा बहुत है, कुछ नहरों की व्यवस्था कीजिए। मगर कर्नल टाड जाकर वहाँ राजस्थानी संस्कृति से बहुत प्रभावित होते हैं और वो जाकर के वहाँ मेवाड़ और मेवात रजवाड़ों से बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। तो कर्नल टाड ने राजस्थान का बहुत विस्तार से इतिहास लिखा है। उस इतिहास को आधार बनाकर लोगों ने बहुत गलत निष्कर्ष निकाले हैं। मैं मीराबाई का उदाहरण लेना चाहूँगा। मीराबाई के बारे में जितने भी निष्कर्ष निकाले गए उनको अब नए सिरे से माधव हाड़ा देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उनका कहना है कि मेवाड़ की जो संस्कृति है वही संस्कृति मेवात की नहीं है। और मीरा को जिस तरह से समझा गया, मीरा दरअसल जब अपने मायके से आई थी तो ससुराल में उनके जो ससुर थे उन्होंने 300 बीघा ज़मीन मीरा जी को खर्च के लिए दी थी। उसमें से 100 बीघा ज़मीन तो उन्होंने अपने पुरोहित को दे दी थी। आप मीरा की यात्राएं देखिए, जो यात्राएं वृंदावन की करती हैं, दो द्वारका की करती हैं, उन यात्राओं में कितने लाव लश्कर के साथ मीरा चलती है। इसलिए जो हिंदी साहित्य ने मीरा की छवि गढ़ी है वो छवि सांस्कृतिक पारिस्थितिकी को ना समझने की वजह से गढ़ी गई है। इसलिए ये बात केशवदास पर भी लागू होती है कि केशवदास ओरछा में बैठे थे, संस्कृत काव्य परंपरा के वाहक थे, उनका परिवार संस्कृत काव्य परंपरा को जानता था और उस संस्कृत काव्य परंपरा को समझते हुए ये देश भाषाकरण जो हुआ है हमारे यहाँ, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज बनी हैं और उन पर साहित्य लिखा गया है, इसको अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और उसके पीछे उनके निहित औपनिवेशिक उद्देश्य थे, किस भाषा को कब कैसे हमें ट्रीट करना है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि आज़ादी प्राप्त होते होते तक भाषाई सांप्रदायिकता हमारे सामने, और नागरी आंदोलन को अगर उसको जोड़ दें तो किस तरह से वो फारसी पहले कचहरी की भाषा रहती, प्रशासन की भाषा रहती है, और 1835-37 के बीच में नागरी के लिए कहा जाता है कि नागरी भी कचहरी की भाषा बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर फारसी जानने वालों को नौकरियां मिल जाती थी। तो नागरी एक माध्यम था कि हम जो रोज़गार है, जो कुछ लोगों का, जो फारसी जानने वालों का कब्जा है, और वो नागरी आंदोलन धीरे धीरे हिंदी का आंदोलन बनता है और हिंदी का आंदोलन वो उर्दू और हिंदी का आपसी टकराव का आंदोलन बन जाता है। और जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसमें बैठकर एलिसन बुश ने काम किया है वो हिंदी आंदोलन की अगुवाई करता है और उसमें नागरी प्रचारणी सभा भी, यानी ये संस्थाएं जो किसी अन्य उद्देश्य से बनी थी वो किस तरह से हिंदी का आंदोलन में शामिल हो जाती हैं और उर्दू का विरोध करने लगती हैं। और एक तीसरा रास्ता जो गांधी ने निकाला था या प्रेमचंद थे, हिंदुस्तानी का। तो केशवदास संस्कृत काव्य परंपरा को ग्रहण करते हैं, एक अलग देश भाषा चुनते हैं और वो भाषा है ब्रज भाषा।
और ब्रजमंडल से लगे हुए, और आप जानते हैं कि उस दौर में भक्ति का प्रवाह आ गया था, वैष्णव भक्ति जोरों पर थी और ज़्यादातर रजवाड़े जो थे वो वैष्णव भक्ति के प्रभाव में आ चुके थे, उससे प्रभाव में आ चुके थे। और इसी के साथ साथ राजा मान सिंह तोमर को आप याद करिए, जहाँ ध्रुपद गायकी का आविष्कार होता है या उसका उद्भव होता है। हरिदास जिसके बहुत बड़े गायक और जानकार होते हैं, जो तानसेन के गुरु होते हैं, और वो ध्रुपद गायकी धीरे धीरे राज दरबारों में पहुंचती है। मगर उस गायकी का जो मूल है, जो भाषा है, वो ब्रजभाषा है। इसलिए ब्रजभाषा सिर्फ कविता में नहीं है। यही एलिसन बुश कहना चाहती हैं कि ये सिर्फ रीतकालीन कविता का सवाल नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में ब्रजभाषा अपनी कलात्मकता को, अपना जो वैभव था उसको दिखाती है। वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे स्थापत्य का क्षेत्र हो, और हर जगह उसमें अभिव्यक्ति होती है। ये आगे जाकर राजपूताना में आप देखिए कि जो 7-8 रचनाएं हैं उनकी, और सबसे पहली रचना जो उनकी 1591 में रतन बावनी है, और रतन बावनी जो है वो ओरछा के ही राजा को लेकर के एक वीर काव्य है वो एक तरह से, और वो वीर काव्य लिखते हैं। इसलिए ये कहना कि केशव दास ने सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार की कविता लिखी है या वो दरबारी कवि थे और राजा को प्रसन्न करने के लिए इस तरह की कविता लिखते थे, ऐसी बात नहीं है। उनकी विज्ञान गीता से लेकर के और जहांगीर जसचंद्रिका तक अंतिम जो उनकी कृति है, वहाँ तक अगर देखें तो एक अलग तरह का भावबोध लेके आते हैं, कंटेंट को बदल देते हैं। और उस कंटेंट को बदलने में उनका एक पैर तो अपनी संस्कृत की काव्य परंपरा में है, मगर एक पैर उनका आगे बढ़ा हुआ है, प्रगति की ओर है। और उस भाषा को वो जब रचते हैं तो वो केंद्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और केशवदास अपने आसपास, और ऐसा नहीं है कि उनके पहले ब्रजभाषा में लिखा नहीं गया, हरिदास मिलते हैं जो उनके पहले लिख चुके हैं, अन्य कुछ कवि हैं जो लिख रहे हैं ब्रजभाषा में, मगर जो कविता को ऊंचाई केशवदास देते हैं उस दूसरी बात ये है कि केशवदास मुगल और रजवाड़ों के संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरबारी कवि जितने हैं ये सिर्फ कविता नहीं लिख रहे थे। कई ऐसे प्रसंग इस किताब में आपको मिलेंगे जो कूटनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। एक सुंदर नाम के कवि हैं जिनको भेजा जाता है राजपूताने में कि आप बातचीत करिए और मुगलों के बीच में और राजपूतानों के बीच में कुछ बातचीत करिए। इसी तरह से कविंद्राचार्य नाम के एक कवि हुए हैं जो बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत के और ब्रज के बड़े विद्वान माने जाते थे। वो भी अनेक रजवाड़ों में जाते हैं और मुगलों के साथ जो कूटनीतिक संबंध हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भूमिका सिर्फ कवि की भूमिका नहीं हो सकती है। ये भूमिका एक सलाहकार की भूमिका है, एक कवि की भूमिका है, एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका है, और इसके साथ साथ इतिहासकार की भी भूमिका है। बहुत सारे लोगों ने आप देखिए कि अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ भी लिखी हैं। हम नहीं कह सकते कि वो इतिहास लेखन के क्रम में उस तरह से लिखी गई हैं, मगर उनका अपना महत्व है। वो इतिहास को दर्ज कर रहे, राजा के गुणों को दर्ज कर रहे, उनकी प्रवृत्तियों को दर्ज कर रहे हैं, उनके रिश्तों को भी वो दर्ज कर रहे हैं। इस तरह से केशवदास, ओरछा में केशवदास चैप्टर में वो चिन्हित करती हैं एलिसन, और ये तय करती हैं उसमें कि ये संस्कृत की काव्य परंपरा है और एक ये नई काव्य परंपरा को केशवदास ब्रजभाषा में स्थापित करते हैं। उनके विषय वो हैं, नायिका भेद है, नक्शिक वर्णन है, और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में वो जाते हैं। वो अलंकार शास्त्र को तो वहाँ से ग्रहण करते हैं, मगर नई शब्दावली को लेकर आ जाते हैं, नई भाषा को लेकर आ जाते हैं, कहने के नए ढंग को लेकर आ जाते हैं। तो नया कंटेंट लाना, उसमें कुछ जोड़ना, नई भाषा ले आना और कहने का नया ढंग ले आना, और इसके साथ साथ उसको विस्तारित करना। और आप देखिए कि ये जो दरबारी कविता है ये कैसे धीरे धीरे
इसमें उदाहरण दिए हुए हैं कि वो जो सिपाही थे, जो फौज के लोग थे, उन तक वो कविता पहुंचती। और जब सिपाही वो बैठते हैं, शिविर में होते हैं, लश्कर में होते हैं, तो वो केशव दास की और अन्य जो कवि हैं, रीत कवि, उनकी कविताओं को बोलते हैं, कहते हैं और गाते हैं। तो कविता के क्षेत्र का विस्तार भी हमें दिखाई देता है। इसका जो दूसरा अध्याय है, जो मैं आपके सामने रखूं, कुल 6 अध्यायों में ये बातचीत है। और ओरछा केशव दास के बाद रीत काव्य के सौंदर्य बोध की बात करते हैं वो दूसरे अध्याय में। और ये प्रश्न उठाती हैं एलिसन कि क्या ये वही सौंदर्य बोध है जो संस्कृत काव्य शास्त्र का है, या उससे कुछ सौंदर्य बोध अलग है। जिस सौंदर्य बोध को हम जड़ी भूति सौंदर्यानुभूति कह देते हैं, ये जड़ हो चुका है, जिसमें वही सारी बातें बार बार आ रही हैं। मगर ऐसा नहीं है। नायिकाओं के वर्णन, इसमें नक्सिक वर्णन बदलते हैं, उनकी वेशभूषा बदलती है, उनके हाव भाव बदलते हैं, और इसके साथ साथ नगर और कस्बों का जो चित्रण किया गया है वो भी सौंदर्य बोध को, अभिरुचि को बदलने का काम करता है। क्योंकि मुग़ल आ गए थे, और मुग़ल जब आए थे तो एक फ़ारसी बहुत समृद्ध संस्कृति को लेके आए थे। उसमें साहित्य भी था, उसमें संगीत भी था, उसमें स्थापत्य भी था। केशव दास ये करते हैं पहली बार कि फ़ारसी के शब्दों को कविता में ले आते हैं और भाषा को एक नया रूप दे देते हैं। यानी भाषा बदलती है तो सौंदर्य दृष्टि बदलती है, बिंब बदलते हैं और कहने का ढंग भी बदलता है। एक नई भाषा से उनका संक्रमण होता है और वो आपस में मिलते हैं। इसी तरह से आप देखें कि तुलसीदास का एक प्रसंग है, और ये माना जाता है कि जो रामलीलाएँ खेली जाती हैं वो बरेली के जो राधे श्याम कथावाचक हैं, उन्होंने उसको रामलीला या संवाद शैली में उस रामायण को लिखा है। और राधे श्याम कथावाचक ने उसको जो लिखा है उसका पहला एडिशन देखने लायक। जब राधे श्याम रामायण का पहला एडिशन आप देखेंगे तो वो देखेंगे कि उसमें राम गरीब नवाज हैं, और हनुमान के लिए, रावण के लिए फ़ारसी के शब्दों का उपयोग हुआ है। ये पहले एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ। और लगभग 7वें 8वें एडिशन तक वही रामलीला खेली जाती है। सबसे पहले ध्यान इस पर जाता है मदन मोहन मालवीय जी का, जो हिंदी के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जुड़े हुए थे। और जब मालवीय जी बुलाते हैं, बनारस में भेंट होती है, तो राधे श्याम कथावाचक से वो कहते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं आप, राम के और हनुमान के मुंह से आप फ़ारसी शब्द बुलवा रहे हैं, हमारी ये संस्कृति तो नहीं है, इसको आप बदलिए। तो 7वें 8वें संस्करण से राधे श्याम रामायण बदलनी शुरू होती है। और अब एडिशन जब आप देखें तो जो भाषा के पीछे की राजनीति है, जो भाषा को बदलने, उसको ग्रहण करने और छोड़ने की राजनीति है, वो राजनीति भी हमें देखना चाहिए कि केशव दास अपने ये दूसरे अध्याय में एलिशन कहते हैं कि भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमित सब कोय, ये भाषा सबके पास पहुंच जाती है। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं था। संस्कृत व्याकरणबद्ध हो गई थी और संस्कृत को बोलने वाला जो समुदाय था वो बहुत छोटा समुदाय था, वो बहुत छोटे समुदाय में बोली बत्ती जाती थी। और केशव दास तो कह चुके हैं कि मेरे यहाँ तो मेरा जो काम करने वाला दास है वो भी संस्कृत बोलता है, और अपने को मंदमति कहते हैं। इस अध्याय में एक बात और कहती हैं एलिसन कि प्रत्येक रीतकालीन कवि अपनी मति अनुसार कविता लिखता है। यानी आपका मन और मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है उसको बदलने के लिए, अपनी मति यानी बुद्धि। ये विनम्रता है कि मतिमंद भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अपनी मति के अनुसार ये बात कह रहे हैं। जबकि आचार्य शुक्ल ये कह गए हैं कि जब जब हृदय यात्रा पर निकले
बुद्धि का उसके साथ होना आवश्यक है। ये भाव और विचार की संगत की बात जो करते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये प्रत्येक साहित्य के लिए अनिवार्य तत्व है, आवश्यक तत्व है। जहाँ भी ज़्यादा आप भावुक होंगे कविता गड़बड़ होने लगेगी, जहाँ विचार आप ज़्यादा लाएंगे उसमें वो कविता। इसलिए भाव और विचार की जो संगत की बात है, हृदय और बुद्धि की बात है, इसलिए वो मत की बात भी इसमें करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो निर्माणाधीन जो हमारा साहित्य है, संस्कृति है, केशवदास उसको बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक बना देते हैं। और ये छोटा मोटा काम नहीं है कि अनेक संस्कृतियों को अपनी रचना में ले आना, अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनी रचना में ले आना और उसको बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी बना देना, डाइवर्सिटी ले आना, वैविध्य ले आना। और ये वही कवि कर सकता है जो मौलिक है अपनी दृष्टि में, अपनी बुद्धि में, अपने कहन में और अपनी भाषा में। और केशवदास ये काम करते हैं कि उस बहुलता को क्रिएट कर देते हैं जिस बहुलता की दुआई हम हर मंच से आज दे रहे हैं। जिस ग्लोबलाइजेशन के खतरे को बताते हुए कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण हमको एक रूप, एक रंग में लाना चाहता है, एक रंगी बनाना चाहता है, जबकि हम तो डाइवर्सिटी वाले समाज के से आते हैं। केशवदास ये करते हैं कि इसको बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और अनेक तरह की काव्य शैलियों को लेकर के आ जाते हैं, प्रयोग करते हैं। और उस प्रयोग से तो ये जो सौंदर्य बोध है ये बदलने लगता है। संस्कृत वाला सौंदर्य बोध नहीं ले रहता है, चाहे वो नक्शिक वर्णन का हो, चाहे वो नायिका भेद हो, चाहे वो नगर शोभा का वर्णन हो, या वस्त्र विन्यास हो, या स्थापत्य हो, या चित्रकला हो, सारी बदलने लगती है। और आप देखिए कि बूंदी में और मेवाड़ में रसिक प्रिया उनकी कृति पर सर्वाधिक पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये पेंटिंग्स की अलग दुनिया है, इस पे अलग रिसर्च है कि रसिक प्रिया पे जितने भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो कितनी तरह की है। कांगड़ा शैली है, उसमें अलग अलग शैलियाँ हैं, बूंदी की शैली अलग है। तो एक साहित्य, एक कविता, एक कृति स्थापत्य से भी जुड़ती है और आपकी चित्रकला से भी जुड़ती है। इस तरह से वो विस्तार करती है और सौंदर्य बोध बदलने लगता है। केशवदास ये बड़ा काम करते हैं। तीसरा जो इनका अध्याय है दरअसल वो ब्रज भाषा के बुद्धिजीवी पर है। और ये कहते हैं कि कृष्ण कवि का एक टैग लाइन है उसके साथ में कि हर कोई कहता है ब्रज भाषा देव भाषा के समान है। संस्कृत से जब चले थे केशवदास, परंपरा से संस्कृत को सुर भाषा कहा जाता था, उसको देव भाषा आज भी कहते हैं। अब उसको वास्तव में देवता बोलते थे, जो आजकल के देव हैं वो बोल रहे हैं। ये फ़र्क करने की ज़रूरत है कि कौन से देव हैं जो उसको बोलते थे या बोल रहे हैं। मगर ब्रज भाषा की ये यात्रा तीसरे अध्याय में एलिशन के यहाँ सुर भाषा बनने की तरफ आती है। और जब देव भाषा के समान हो जाती है तो प्रकारांतर से वो ये कहना चाहते हैं कि वो सबकी भाषा हो जाती है ब्रज भाषा। और संस्कृत काव्य परंपरा में एक तरह से व्यंग्य भी कर रहे हैं कि बंधी हुई भाषा, व्याकरणबद्ध भाषा जो होती है वो बहुत अच्छी भाषा नहीं होती है। और ये भाषाओं के क्रम में जो भाषा विज्ञानियों ने अध्ययन किया है वो जानते हैं कि किस तरह से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बुद्ध और जैन क्यों आए पाली प्राकृत में। कारण यही था कि उन्होंने सिर्फ कंटेंट नहीं बदला, उन्होंने कहा हम आपकी भाषा भी नहीं बोलेंगे, जो हमें कर्मकांड सिखाती है, जो जीवन को सीमित करती है, जो भाषा हमें किसी परलोक पर ले जाती है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि आभासी दुनिया सिर्फ ये नहीं है, हजारों हजार साल पहले एक आभासी दुनिया बना दी गई है। वो आभासी दुनिया को कभी आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। वो ग्रंथों के माध्यम से कर्मकांड के रूप में आपके पास आती है। और सबसे अच्छा उदाहरण देखना हो तो आप गरुड़ पुराण सुन करके देख लीजिए। उस आभासी दुनिया का आपको उसके पड़ाव, उसकी नदियाँ, उसके पहाड़, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कविता जीवन के बीच में आती है, जीवन के बीच से पैदा होती है
और दरबार से वो जीवन के बीच में आ जाती है और उसको सामान्य जन बोलने लगता है, कहने लगता है और ब्रज भाषा एक सबकी भाषा बनने की तरह अग्रसर हो जाती है। इसमें एक सवाल उन्होंने और उठाया है कि क्या सिर्फ कविता लिखी जा रही थी या ज्ञान के अन्य क्षेत्र भी रीतकालीन दौर में खुल रहे थे, या कवि सिर्फ कविता लिख रहे थे। और इस पर वो कहते हैं कि एक ज्ञानात्मक संरचना उभर रही थी, एक नॉलेज का स्ट्रक्चर बन रहा था और उस स्ट्रक्चर में कविता के अलावा, अलंकार शास्त्र के अलावा, भाषा के अलावा वास्तुशास्त्र आ रहा था, उस पर किताबें लिखी जा रही थी, चिकित्सा शास्त्र की किताबें लिखी जा रही थी, उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो रस से संबंधित जो विकार थे उन विकारों की बात हो रही थी। इसलिए शुक्ल ने जो दो रास्ते बताए थे कि ज्ञान और रीत को मध्यकाल को बांट दिया। और इसमें एलिसन बुश एक बात और कहती हैं कि मध्यकालीन और जड़ता, इन दो शब्दों से हमें को दोबारा समझने की ज़रूरत है। बार बार जो मध्यकाल कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जेम्स मिल या दूसरे जो थिंकर्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने पूरे मध्यकाल को डार्क एज घोषित किया, अंधकार युग घोषित किया। और अंधकार युग घोषित करने के बाद, आपको अंधकार युग में स्थापित करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपको तमसो मा ज्योतिर्गमय कराएंगे। आधुनिकता के नारे के साथ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलेंगे, आपको ज्ञानवान बनाएंगे, बुद्धिवान बनाएंगे, आपको विज्ञान सम्मत बनाएंगे, विवेकवान, तर्कवान बनाएंगे। सवाल उठाती हैं एलिसन कि फिर जो हमारी पूरी परंपरा है हजारों साल की, जिस हिंदी साहित्य को आप अमीर खुसरो तक ले जाते हैं, जो अमीर खुसरो अपने को तूतिए हिंद कहते हैं, उस अमीर खुसरो में खड़ी बोली के शब्द ढूंढते हैं, उस परंपरा के बारे में विचार कौन करेगा अगर आप हिंदी साहित्य को भारतेंदु युग से शुरू मानते हैं, 1850 से। और इस आधुनिक काल को, आधुनिक काल आप भारतेंदु युग को कहते हैं। एलिसन भारतेंदु युग की बात करती है। एलिसन इसी में एक बात और उठाती हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे थे। और ये जो केशव दास के आसपास कवि कुल निर्मित हुआ था, इस अध्याय में वो बुद्धिजीवियों के विग में कवि कुल की भी चर्चा करते थे। और ये कवि कुल जो चलायमान रहते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ दरबार में एक कवि बैठा है, बहुत सारे लोग रहते थे। तो और उसका एक उदाहरण वो देते हैं, दो उदाहरण देते हैं। एक तो वो देते हैं उदाहरण 1737 का आगरा में एक बैठक का उदाहरण देते हैं, याद रखिएगा 1737 में, जिसमें अलंकार शास्त्र के प्रतिपादक हैं, गुणीजन हैं और सीखने वाले छात्र हैं। और इस सभा का उदाहरण रख करके वो बता रहे हैं कि ऐसी सभाएं दरबार के बाहर भी होती थी और उन दरबार में सब तरह के लोग आते थे। कविता कैसे कहनी चाहिए, कैसी बोलनी चाहिए, कविता को समझने की जो एक सलाहियत है, उसके बारे में ये कविकुल करते थे। वो व्यंग्य से कहती हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने का जो कविकुल था, उस कविकुल ने ब्रजभाषा को जिस तरह से लताड़ा और हिंदी साहित्य की दुनिया से बाहर किया, उसकी पृष्ठभूमि ग्रियर्सन बना चुके थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी उसको आगे बढ़ाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिख के सील सिक्का लगा देते हैं। तब से हम उसी रीत काल को अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं और उसको जान रहे हैं। इसलिए वो कविकुल जो थे, वो कविकुल किस तरह से पूरे समाज को, और ये सिर्फ ब्रज क्षेत्र का नहीं है, ये भौगोलिक सीमा जो बनाई गई है कि ब्रजमंडल में ये सब रचा गया और नहीं, ये राजपूताने तक, बंगाल तक। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल की पांडुलिपियाँ नहीं देख पाई, राजपूताने में मैं बहुत जगह नहीं जा पाई, मेरी सीमाएं थीं। मगर एक किताब 15 साल में तैयार होती है और वो 15 साल में रिसर्च जो आता है, पोइट्री ऑफ कोट्स, वो 15 साल का रिसर्च है। और हमारी
हमारी व्यवस्था क्या कहती है, अकादमिक दुनिया क्या कहती है, मैक्सिमम 5 साल, मिनिमम 3 साल, इतने साल की फेलोशिप, इतने साल में काम। इसी तरह से वो रिसर्च हमारे सामने आ रही है, क्योंकि वो स्वतंत्रताएं और सही मायने में रिसर्च की उस दुनिया को हमने एडॉप्ट नहीं किया है। इस तरह की फ्रांचेस्का और सेनी जब हिंदी की सार्वजनिक दुनिया बनाती हैं और वो 1920 से 40 के बीच के पब्लिक स्पीयर को डिस्कशन करती हैं, जब वो एक रेयर वर्क है कि सार्वजनिक दुनिया बन कैसे रही थी हिंदी की, और बनाने वाले लोग कौन थे। ये भद्र बंगाली वर्ग था जो बंगाल से अवध में आ गया था। अवध की सत्ता अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। मुस्लिम भद्र वर्ग था जो उर्दू के साथ जुड़ा था, बंगाली के साथ जुड़े था, और एक हिंदी का भद्र वर्ग था जो बनारस में और दूसरी जगहों में बैठकर हिंदी की बात कर रहा था। दरअसल ये पब्लिक स्पीयर को बना रहे थे और उसी तरह से बनता है। तो जो बुद्धिजीवी हैं वो अनेक तरह के काम करते हैं। वो इसमें एक सवाल और आया है कि ब्रजभाषा में सिर्फ कविता लिखी गई, क्योंकि अंग्रेज़ कहते थे हम गद्य लेके आए, हम छापा खाना लेके आए, हम प्रिंट की संस्कृति लेकर के आए, और उस प्रिंट की संस्कृति से आपको आधुनिक बनाने में या भारत को, हिंदुस्तान को आधुनिक बनाने में बहुत मदद मिली। उसका भी जवाब इस अध्याय में वो देती हैं, और वो कहती हैं कि रीत कब गद्य पद्य ही नहीं लिख रहे थे, और वो इसमें अनगिनत नाटक लिखे हैं उन्होंने जो गद्य में हैं, वैष्णव वार्ताएं लिखी हैं, व्यापक रचना हुई है, अर्ध ऐतिहासिक जीवन चरित्र लिखे हैं, टीका कर्म किया है जो गद्य में है। और इंद्रजीत का उदाहरण देती हैं कि इंद्रजीत ने भर्तृहरि की टीका लिखी है, जो रजवाड़े में थे, जो राजा थे, जो केशवदेव के आश्रयदाता थे, वो उन्होंने ये लिखा। चौथा जो अध्याय है वो आते हैं मुगल दरबार में रीति साहित्य, और किस तरह से ओरछा से प्रस्तावित होकर धीरे धीरे विस्तार लेता हुआ ये मुगल दरबार में स्थापित हो जाता है, और मुगल दरबार में ये कविता पहुंचती है। सिर्फ मुगल दरबार में ये कविता ही नहीं पहुंचती, कवि ही नहीं पहुंचते, इतना प्रभाव पड़ता है कि मुगल बादशाह ब्रजभाषा में कविता लिखने लगते हैं। एक बादशाह को बदल देना जो फारसी की संस्कृत लेकर आया है। और जो किताब एलिसन बुश की 2011 में आई है, ये किताब 2014 में आई, मुगल बादशाहों की हिंदी कविता। मैनेजर पांडे जी का काम है, मेरे गुरु रहे हैं, और उन्होंने बाकायदे चंदबली पांडे जी को इसका पूरा श्रेय देते हुए और उस किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि किस तरह से ये और इसमें मुगल बादशाहों की कविता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दे देना चाहता हूँ इसी किताब से, जिससे ये सिर्फ वानगी आपको मिल जाए कि मुगल बादशाह ब्रजभाषा की कविता कैसे करते हैं। और उसमें आप देखिए कि औरंगजेब और बहुत सारे युद्ध आज इतिहास में लड़े जा रहे हैं, इतिहास को हमने क्षेत्र बना रखा है, और उसमें औरंगजेब का बार बार रेफरेंस आता है एक अलग तरह के बादशाह के रूप में। नादिराते शाही के प्राकथन में औरंगजेब का ये दोहा है, दोहा लिख रहे हैं। और आप जानते हैं कि किस तरह से तुलसीदास ये काम कर चुके हैं, बहुत कुछ अवधि में, ब्रज में दोहे की एक संस्कृति, और शेर फारसी का और दोहा बहुत मिलता जुलता है। और तुक की जो बात की गई है, एलिसन कहती हैं कि तुक जो आया वो फारसी से आया है, फारसी से लाए। और औरंगजेब ये कहते हैं कि बैठी रहो करार से, सुनसी राखो धीर, साहिब से विनती करो जो बहुरें आलमगीर। तात्पर्य ये है कि बेकरार क्यों हो रही हो, सब्र किए बैठी रहो और खुदा से दुआ करती रहो कि आलमगीर दिल्ली वापस आएं। ये विरह कहाँ से आ रहा है?
ये बारहमासा क्या है, ये विरह की अनुभूति। औरंगजेब जिसको कहा जाता है कि भाई वो तो निरंकुश है, निर्दयी है, निर्मम है, वो कह रहा है नायिका से कि धीरज से बैठो, धीर धरो, खुदा से दुआ करो कि आलमगीर दिल्ली वापस जल्दी आ जाए। शाहजहां देखिए कैसी कविता लिखते हैं और वो किस तरह की बात करते हैं। इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि मुग़ल बादशाह किस तरह की कविता करता है। वो कहते हैं, दादुर चातक मोर करो किन शोर, दादुर चातक मोर करो किन शोर, सोहावन को भरू है, नाह ते ही सोहि पायो सखी मोह, भाग सुहागहु को बरू है, जान शिरोमन साहि जहाँ ढिंग बैठो महाबिरहा अरु है, चपला चमको गरजो बरसो घन, पास पिया तो कहाँ डरू है। खूब गरजो। अब वो नायिका नहीं है कि गरज रही है तो डर जा रही है, वो कह रहे हैं कि चपला चमको गरजो बरसो, पास पिया तो कहाँ डरू है। डर नहीं है, निर्भय बना रहे हैं नायिका को, कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो ये कविता, ये शब्दावली, ये किस तरह से आती है। अब आप एक उदाहरण देखिए, बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम बादशाह हैं और कहा जाता है कि उनके लाल किले के दरबार में महफ़िलें सजती थी, आते थे, गालिब स्वयं जाते थे और बहुत सारे लोग थे। वो क्या लिखते हैं बहादुर शाह जफ़र, और उनकी बिल्कुल अलग छंद है इसमें। प्यारी तेरो प्यारो आयो प्यारी, प्यारी तेरो प्यारो आयो प्यारी, प्यारी बातें कर प्यारे को मनाइए, अनेक भातन कर प्यारे को रिझाइए, आली ऐसी प्यारो कहाँ घर बैठे पाइए, लाइए समझाइए कौन भातन कर सुख दे बुलाइए, शाह बहादुर तेरे रस बस भये, अनरस कर कर सौतन हंसाइए। तो ये बहादुर शाह जफ़र हैं जो एक और आगे बढ़ी हुई भाषा और उन्नत भाषा, जो भाषा बनने जा रही है, जो 1857 के बाद की भाषा बन रही है, जो भारतेंदु के यहाँ, भारतेंदु कहते हैं और उसका संदर्भ भी आप देखिए कि इसी किताब में मिलेगा कि भारतेंदु स्वयं कहते थे कि मैं गद्य तो खड़ी बोली में लिख सकता हूँ मगर कविता मैं खड़ी बोली में नहीं लिख सकता, कविता मैं ब्रजभाषा में ही लिखूँगा। और एलिसन बुश ये अपने उपसंहार में कहती हैं कि 20वीं सदी के तीसरे दशक तक ब्रजभाषा को दफन कर दिया जाता है, और कैसे होती है उसका विवरण पूरा वो देते हैं। तो मुग़ल दरबार में रीत काव्य पहुंचता है और इसके बाद 5वां जो उनका अध्याय है, दरअसल वो हिंदुस्तान के नक्शे में रीत साहित्य और ब्रजभाषा को देखती हैं और इस बात का वो खंडन करती हैं कि ये सिर्फ ब्रजमंडल की कविता है या ब्रज के क्षेत्र की कविता है, उसकी संस्कृति, उसकी पारिस्थितिकी को कैसे बदल रही है कविता, और वो कहाँ कहाँ किन किन रजवाड़ों में जा रही है। और एक समय इस अध्याय में जिक्र करते हैं वो कि आश्रय तो उसे मुग़ल देते हैं, शुरुआत ओरछा से होती है, मगर एक समय ऐसा आ जाता है जब प्रत्येक दरबार ब्रजभाषा के एक कवि को अपने दरबार में चाहता है और चाहता है कि ब्रजभाषा की कविता मेरे दरबार में रहे। और इस तरह से आप देखते हैं कि उस दौर में बहुत सारे रजवाड़े बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, तो ये कवि कुल या कवि भी विस्थापित हो रहे थे, जा रहे थे, और उस समय पारिस्थितिकी और समाज को देखते हुए कविता कर रहे थे। इसलिए आप देखिए कि एक 18वीं सदी की भुज पाठशाला का जिक्र एलिसन बुश करती है, और भुज पाठशाला में बाकायदे पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। छात्रों को क्या पढ़ाया जाएगा। हम 20वीं सदी में आज ब्रज कविता को पाठ्यक्रमों से बाहर कर रहे हैं, अश्लील कह रहे हैं, दरबारी कर रहे हैं। आज नहीं, जब से पाठ्यक्रम बने 1920 में
BHU का हिंदी डिपार्टमेंट बनता है। 1924 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट बनता है और 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग बनता है और पाठ्यक्रम बनते हैं। वहाँ श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इलाहाबाद में धीरेन्द्र वर्मा हैं और दिल्ली में डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी सारी आलोचकी दृष्टि को आप देखेंगे तो इनकी नज़र में, इनके मुख्य मार्ग में, मेन स्ट्रीम में रीत साहित्य नहीं है। ये सारे लोग सायास रीत साहित्य को, और पीढ़ी न बिगड़े इसकी पूरी जिम्मेदारी ये ले लेते हैं और रीत काव्य में बहुत नीत विषयक रहीम को ले आइए और धागा को मत तोड़िए, टूट जाएगा तो गांठ पड़ जाएगी, इस तरह के चुन चुन करके उपदेश परक, नीत परक दोहों को ले आते हैं। मगर वो कविता जो समाज के बीच से पैदा हुई कविता है, जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी से पैदा हुई कविता है, उससे कहीं ना कहीं, और इस पाठ्यक्रम में आनंददास हैं, केशवदास हैं, सुंदरदास हैं, बिहारी हैं, कुलपति मिश्र हैं, जसवंत सिंह हैं, वृंद हैं, ये पाठ्यक्रमों में, भुज की पाठशाला के पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं। इसलिए शिक्षण पद्धतियाँ कैसे बननी चाहिए कविता की, कविता को पढ़ने, बोलने और लिखने का शऊर कैसे आए, इस पर भी दृष्टि थी उस कविकुल की और उस समाज की और उस दरबार की, और उससे एक संस्कृति बन रही थी जिसको हमने भक्ति और रीत में बांट दिया। और भक्ति संस्कृति को कहा ये बहुत उज्जवल है, बहुत महान है। नो डाउट महान है, क्योंकि उसमें भी तुलसीदास को चुनने वाले आलोचक अलग हो गए और कबीर को चुनने वाले आलोचक अलग हो गए। उसको भी, भक्ति साहित्य को भी उस समग्रता में नहीं समझा गया, और हम ये नहीं कह पाए कि रैदास का बेगमपुर तुलसी के राज राम से आगे की परिकल्पना है, आगे का नक्शा है। रैदास का बेगमपुर हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, उसको पढ़िए। मैं प्रस्तावित करता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना रखिए और बेगमपुर कविता रख लीजिए आप। वो कहते हैं वहाँ घृणा को कोई स्थान नहीं होगा, वहाँ की नागरिकता का आधार प्रेम होगा। अगर प्रेम करना नहीं जानते आप तो मेरे बेगमपुर में सदस्यता नहीं मिल सकती। वो कहते हैं यहाँ कोई टैक्स नहीं होगा, यहाँ कोई दोयम तेयम नहीं होगा, मेरे सारे नागरिक अव्वल नागरिक होंगे, एक समान नागरिक होंगे। क्या यही हमारा संविधान नहीं करता? यही नहीं कहता अपनी प्रस्तावना में? समता मूलक समाज का जो स्वप्न है वो रैदास का स्वप्न और कबीर का स्वप्न, तुलसी से आगे के स्वप्न है, समता मूलक समाज के स्वप्न है। क्योंकि तुलसी के यहाँ निज निज धर्म की बात की गई है और वर्ण व्यवस्था पर वो मोहर लगाते हैं तुलसीदास अपने राम राज्य में। तो ये हमें देखना होगा कि प्रतिगामी क्या है और प्रगतिशील क्या है, आगे बढ़ा हुआ कौन। तो ये सारी बातें आती हैं और पांडुलिपियों पर आधारित जो संस्कृति बन रही थी रीत साहित्य की, उसका बार बार जिक्र करती हैं। हमारे पास प्रिंट संस्कृति नहीं थी, प्रिंट नहीं था। ये बहुत 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 मेहनत का काम था कि एक एक पांडुलिपि को बार बार लिखना, बनाना, उसकी प्रतियां तैयार करना, एक राज दरबार की पुस्तकालय में रखना और एक किसी और को देना, फिर बनाते रहना, और सीमित संसाधनों में ये काम चलता रहता था। उन पांडुलिपियों में जो हजारों पांडुलिपियाँ हैं, 300 कुछ पांडुलिपियों को तो प्राप्त होने की बात स्वीकारी है एलिसन बुश ने, मगर हजारों की संख्या में पांडुलिपियाँ अभी खोली नहीं गई हैं, उनको देखा नहीं गया। तो हिंदी आलोचना ने ये अपराध किया है कि हमारे यहाँ के इस लिखे हुए साहित्य को खोलने का, पढ़ने का, जांचने का अवसर भी नहीं दिया है, उसको समझने का अवसर नहीं दिया है। इसका जो अंतिम अध्याय है कि औपनिवेशिक भारत में रीत साहित्य का भाग्य शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और वो उन आहतों को पहचान उन्होंने कर ली है कि जब उपनिवेश
आता है और हम गुलामी में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। भारतेंदु किस तरह की भाषा की बात करते हैं। हंटर कमीशन के सामने जब भारतेंदु प्रस्तुत होते हैं और विद्यासागर प्रस्तुत होते हैं तो वो कहते क्या हैं। हम अमूमन उन पन्नों को नहीं देखते हैं कि वो स्त्री की एजुकेशन को लेकर के भारतेंदु कितने पिछड़े विचार रखते हैं कि उनको उतना ही पढ़ाया जाए जितने में भी वो घर को संभाल सके। मगर भारतेंदु को हम आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद करते हैं और ये काम वीर भरत तलवार ने रस्साकशी पुस्तक में किया है। सारे हंटर कमीशन के सामने प्रतिवेदन, सारी चीज़ें प्रस्तुत की हैं और एक अलग तरह का विमर्श खुलता है। नो डाउट वीर भरत तलवार उस तरह से आचार्य के रूप में ख्यात नहीं हैं, मगर उनकी एक बहुत बड़ी और पुख्ता पहचान एक रिसर्चर की है। नवजागरण को उन्होंने नए सिरे से डिकोड किया है, अलग तरह से व्याख्यायित किया है। ये काम औपनिवेशिक भारत में होना चाहिए था और वो एक वाक्य लिखती हैं कि साहित्य लेखन की एक नई व्यवस्था आती है प्रिंट मीडिया के साथ और कहते हैं कि ब्रज भाषा कविता की उपनिवेशवाद से दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात हो जाती है। और जिस परियोजना की बात मैंने की थी कि उपनिवेशवादी मानसिकता और राष्ट्रवादी जो प्रोजेक्ट था, परियोजना थी, दोनों मिलकर के शामिल तौर पर इतरीत साहित्य को उपनिवेश काल में, गुलामी के दौर में और पीछे ले जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी तो निराला की जूही की कली कविता को सरस्वती में नहीं छापते, कहते हैं श्रृंगार परख है। श्रृंगार से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो एक जब आप सौंदर्य को देखने की दृष्टि नहीं रखेंगे, वो सौंदर्य सिर्फ स्त्री सौंदर्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सौंदर्य तो दुनिया का है, समाज का है। प्रेमचंद ने इसीलिए नहीं कह दिया था कि साहित्य का या सौंदर्य का मेयार बदल जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि साहित्य का उद्देश्य बदल जाना चाहिए। केशवदास ने साहित्य के उद्देश्य को बदला था, उसमें व्यापकता और गहराई दोनों का समावेश केशवदास ने किया था। इसलिए उपनिवेशवादी परियोजना में ये विनाश की वजह बताती हैं कि प्रिंट संस्कृति से साहित्यिक बदलाव आए, भाषा नए गढ़े जाने पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि हम ब्रज भाषा के रास्ते आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और एक अलग तरह की भाषा। और उसमें आप देखिए कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हो गया था, अंग्रेज़ों की भाषा पर दृष्टि वहाँ से थी। तो इसमें वो बहुत अफसोस के साथ उस पतन को रेखांकित करते हैं और ये कहते हैं कि लल्लू लाल औपनिवेशिक दौर में ब्रजभाषा में लिख रहे थे, ब्राटन थे रिसर्च कर रहे थे, पद्माकर थे, गोकुलनाथ थे, सरदार कवि थे, भारतेंदु स्वयं थे, भारतेंदु मंडल के अनेक कवि थे। ये सारे लोग ब्रजभाषा में लिख रहे थे और स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि हम ब्रजभाषा के अलावा कविता नहीं लिख सकते, खड़ी बोली में कविता नहीं लिख सकते। मगर एक मानकीकृत भाषा का रूप आने लगा था। रीत साहित्य को दरबारी, श्रृंगालिक, अश्लील हम बहुत पहले से कहते आए थे और ये धीरे धीरे ब्रजभाषा को पीछे ले जाते हैं और आज हमारे समाज में ब्रजभाषा बोलने वाला, लिखने वाला लगभग नहीं है और ये रेयर हो गए हैं लोग जो ब्रजभाषा की कविता को समझते हैं और जानते हैं। एक यात्रा जो 1591 में रतन बावरी लिखकर शुरू की थी केशवदास ने, वो 1930 में आकर के लगभग दफन कर दी जाती है। बस उन्हीं का एक स्टेटमेंट पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। और बहुत अफसोस के साथ वो कहती हैं क्योंकि हम 21वीं सदी के 25वें साल में इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी में तब्दील लगभग होते जा रहे हैं। ज्ञान आधारित समाज हमारा हमसे दूर जा रहा है और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी से हमको दूर किया जा रहा है। और ये कोई नहीं,
यूनिपोलर जो एक ध्रुवी विश्व बना है उसकी ख्वाहिश है कि ज्ञान का उत्पादन हम करेंगे, आप तो पेंसिल से गोला लगाइए और आप इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी में तब्दील हो जाइए। ये सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं हो रहा है, ये हमारे पाठ्यक्रमों में भी आ चुका है। इसलिए वो कहती हैं कि ज्ञान हमेशा ही अज्ञानता से बेहतर है। याद करना और अतीत से जुड़ने की कोशिश करना हमेशा ही विस्मृति से बेहतर है। हम स्मृति लोप के समय में जी रहे हैं। एक साहित्यिक अतीत के टुकड़े टुकड़े को जोड़ने की कोशिश इस अतीत से दूर जाने से बेहतर है, या कम से कम ये कुछ ऐसे बुनियादी आधार हैं जिन्होंने इस किताब को लिखने में मेरे अभियान में जान फूंकी। एलिसन बुश अतीत के उन टुकड़ों को जोड़ करके एक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं जो रीत साहित्य की बहुत मुकम्मल और भरोसे लायक तस्वीर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रीत साहित्य पर जितना भी काम हुआ है उस काम को खारिज करते हुए एलिसन बुश एक नया पथ का निर्माण करती हैं जिस रास्ते हमको चलना चाहिए और कुछ नई चीज़ें खोजनी चाहिए। धन्यवाद।